हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई आपके 5 मार्क्स वाली क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 9 के प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किसके बच्चों चैप्टर नंबर 9 के, ठीक है। इस पर बहुत से बच्चों को डाउट है तो वो डाउट क्लियर कर लो। जो कंफर्म क्वेश्चन से जितने पूछे जाना है वो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, तो ध्यान से देखते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, क्या बोल रहा है भैया कि अयस्क का सांद्रण क्या है। याद रखेंगे एक चीज कि पहले आता था 5 नंबर वाले क्वेश्चन से मतलब सीधा बड़ा से एक ही तो देंगे। अब ना आपको 2 पार्ट में भाई 2 में या 3 में बच्चों इस तरीके से तोड़ के देंगे, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस को डाल देंगे। ऐसे 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको बना के देंगे। तो ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन तो इसी में पूछ दे सांद्रण क्या, फिर दूसरा इसी पे पूछ रहे हैं अयस्क के सांद्रण की किसी एक मतलब तीनों विधि का नाम लिखना है और किसी एक विधि के बारे में आपको बताना है। मतलब एक साथ 3 क्वेश्चन पूछा गया। देखो अयस्क क्या है, अयस्क के सांद्रण की विधियों के नाम और किसी एक विधि का बच्चों, मतलब एक साथ देखो 3 क्वेश्चन ऐसे ही डाला जाएगा। तो आपको लाइन से बताना पड़ेगा बच्चों व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये करके बताना है। फिर राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ओर कंसेशन एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम बोल रहे हैं। क्लियर है। तो बच्चों यहां पे देख लो अयस्क किसे कहते हैं, ये सबसे पहले भाई देख लेते हैं अपन। तो खदानों से प्राप्त खनिज में, ठीक है, ये बच्चों खनिज में बोल दो भाई, यहां पर अयस्क का मत लिखो। खदानों से प्राप्त खनिज में अत्यधिक मात्रा में, अब खदान से जब खुदाई होके आएगा उस खनिज में भाई आपको पता है मिट्टी, रेत, पत्थर और अन्य अशुद्धियां जो है पाई जाती है। और उन सब चीज को जितनी अशुद्धियां पाई जाती है, मिट्टी पा गया, रेत पा गया, पत्थर कंकड़ जो भी पाया जाएगा उस सब को भाई आपके क्या बोलते हैं भाई, गैंग बोलते हैं। क्लियर है। उन सब चीज को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अयस्क से धातु, फिर भाई वो अयस्क है, उस अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। इतना दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को, अयस्क किसको बोलेंगे, जो खनिज अपन खोद के ले आए, ठीक है, खदान से खनिज जितना भी खोद के लाएंगे वो हमारा अयस्क कहलाएगा। और उसी से शुद्ध धातु प्राप्त करने या धातु प्राप्त करने की विधि को भाई अपन क्या बोलते हैं, सांद्रण बोलते हैं। तो ये सांद्रण की 3 विधि होती है भाई, सांद्रण करने की 3 तरीका होती है। एक तो होती है भाई आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो ये आपके पेपर में सीधा सीधा पूछे जा सकते किसी एक विधि के बारे में भी, इसलिए विधि के नाम याद रखेंगे। तो यहां पे बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो इसको गुरुत्व पृथक्करण विधि को समझने की ट्राई करेंगे। यहां पर देखो सबसे पहले इसमें करना क्या, तो जब अयस्क तथा आच्छादरी के अपेक्षिक घनत्व में अंतर होता है बच्चों, है ना, अपेक्षिक घनत्व में अंतर होता है, तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जब अघात्री है एक्चुअल में ये, ठीक है, या बोल सकते हैं धातु, जब अयस्क में शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों की जो है घनत्व में अंतर होता है तब हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में करते क्या बच्चों, विधि को समझो। अब इस विधि में सबसे पहले जो खनिज है उसको बारीक पीस लेते हैं, पीसने के बाद उसको एक पात्र में रख लेते हैं, फिर उसमें पानी प्रवाहित करते हैं। एकदम बारीक पीस लिए बच्चा, ठीक है। बारीक पीसने के बाद इसमें अपन क्या करते, पानी प्रवाहित करते। पानी प्रवाहित करते तो क्या होता है, इसमें से अशुद्धियां जो है हल्के होने की वजह से वो बाहर बह जाती है। इस प्रकार हम सांद्रित कर सकते हैं या इस प्रकार शुद्ध पदार्थ या शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल से काम है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बारीक पीस करके उस पर धारा प्रवाहित करते, धारा प्रवाहित करते तो क्या होते हैं, अशुद्धियां जो है ऊपर तैरने लगते हैं, या और तैरते तैरते वो क्या हो भाई, पानी से बाहर तो जाएगा ना, पानी के साथ वो बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार हम इसको अलग कर सकते हैं। प्रायः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, बता देना। और हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण भी इसी विधि से किया जाता है, इस तरह से बताएंगे। और ये जो डायग्राम बच्चों आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर, उसे आपको बना के आना है। नेक्स्ट वन, इसका अगला जो विधि है वो कौन से देख लेते हैं भाई, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इस पर भी क्या करते हैं, इस पर भी सबसे पहले अयस्क में चुंबकीय पदार्थ रहता है। जब अयस्क में क्या रहेगा बच्चों, जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ रहेगा तब इस विधि का उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अयस्क में चुंबकीय पदार्थ है और उसको हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि से करेंगे। क्या मिला, मान के चलो लोहा से चुंबक को अलग करना है, लोहा में चुंबकीय पदार्थ मिला हुआ है, ठीक है, तब उसको अलग करने के लिए हम पानी में कितना बार भी उसको धो ले छान ले वो अलग नहीं होगा।
हमें उसको किस मेथड से करना पड़ेगा, किस विधि से करना पड़ेगा, उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि से करना पड़ेगा। तो देख लो बच्चों कैसे करेंगे। इस विधि का उपयोग कब करते हैं, जब चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है करके लिखेंगे। फिर क्या, इस विधि में अयस्क को क्या करना है, सबसे पहले बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद रबर के पट्टे मतलब कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। बारीक पीस लेंगे, पीसने के बाद उसको कन्वेयर बेल्ट में डालेंगे, जिससे क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ ऊर्ध्वाधर गिर जाते हैं, परंतु चुंबकीय पदार्थ जो है पट्टे पर तब तक चिपकते रहते जब तक वह चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार दो ढेर मिलते हैं बच्चों, एक तो चुंबकीय पदार्थ का, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार टीन के अयस्क का इसमें सांद्रण किया जाता है। तो जो डायग्राम है वो समझ लो बच्चों एक बार। ये है भाई, जैसे कि मैं बोला हूं बारीक पीस लेना, 20 के बाद ये ऊपर में जो फनल देख पा रहे हो आप, हॉपर बोलते हैं या कीप बोलते हैं, ठीक है, इस पे आपको डालना है ये पट्टा। कन्वेयर बेल्ट होती है, कन्वेयर बेल्ट किसको बोलते हैं, ऐसे घूमते रहता है भाई, ऐसे घूम रहा है वो। इसी पर जब डालेंगे बारीक पिसा हुआ अयस्क को, तब देखो एक तरफ अनुचुंबकीय पदार्थ और एक तरफ चुंबकीय पदार्थ जो है अलग अलग ढेर बन जाएगा। इस तरीके से हम चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ को अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट वन है प्यारे बच्चों, वो क्या है, झाग उत्प्लावन विधि। इस पर क्या करते हैं, मुख्यतः सल्फाइड, इस विधि से मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए उपयोग की जाती है। इस पर करते क्या, इसमें भी एक अपन क्या ले लेंगे बच्चों, एक बॉक्स ले लिया, एक डिब्बा ले लिया। अब इस पर मैं सबसे पहले अयस्क को बारीक पीस के इस पर डाल दूंगा बच्चों। बारीक पीसने के बाद इस पे क्या डाल दूंगा, बारीक पीसने के बाद पानी मिला दूंगा। पानी मिलाने के बाद इस पर पाइन का तेल बच्चों, ठीक है, पाइन का तेल मिला दूंगा। पाइन का तेल क्या डालूंगा, सबसे पहले बारीक पीस दिया, क्या लिखना है आपको, बारीक पीस करके अयस्क को डालना है। फिर इस पर पानी डालना है, पानी के साथ आपको पाइन का तेल डालना है बच्चों, पाइन का तेल डाल देना है। पाइन का तेल डालने के बाद इस पर एयर प्रेशर देना है। आप भाई पूरे को ऐसे हाथ से कितने टाइम तक घुमाओगे फिराओगे, आपको हवे से इसको पूरे को क्या करना है, घुमाना है, अच्छे से मिलाना है, ठीक है। एयर प्रेशर देना है, वहां पर देखो मिलाया जाता है, देखो इस पर मिला देना, तब इस मिश्रण में हवा प्रवाहित की जाती है। इसी मिश्रण में हवा डालोगे तो इस पर उफाल आएगी भाई, घूमेगी अच्छे से, ये चीजें मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाता है, झाग के साथ जो है अयस्क के कण चिपक कर बाहर आ जाते हैं और अशुद्धियां जो है नीचे बैठ जाती। जब देखेंगे कपड़ा में भी क्या होती है, कपड़ा में नीचे में अशुद्धियां बैठ जाती, मैल बैठती ना, सेम उसी तरह बच्चों इस पर भी होगा। तो आप इस डायग्राम को इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये एयर प्रेशर, ऊपर से हवा का आ रहा है, यहाँ से वायु आ रहा है, ऐसे तो प्रेशर है, तो बुलबुला आएगा। बुलबुला के साथ जब इस पर झाग बनेगा, झाग मतलब गाजा गजरा बनेगा, तो उसके साथ बच्चों जो है हमारा अयस्क बाहर आ जाएगा, जबकि अशुद्धियां जो है बच्चों नीचे बैठ जाएगा। फिर हम उसको यहां से बाहर निकाल के अलग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है क्या बच्चों। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी 3 मिश्र धातुओं के नाम, अवयव और उसके उपयोग जो है आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण से बनी धातु को, ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातु, भाई 2 ठो धातु या 2 से ज्यादा धातु आपस में मिल करके जब नया धातु बनाते तब उसको क्या बोलते हैं भैया, मिश्र धातु कहते हैं। ये मिश्र धातु के नाम, अवयव व उपयोग निम्न है करके आपको बताना है। तो 3 बोला गया है, तो नाम आप बुक से और भी एक्स्ट्रा देख सकते हो, जो मुझे इजी लगा या जो हमें अपन जनरली बच्चों सुनते हैं मैं उन्हीं को लिया हूं। जैसे कि पीतल, पीतल क्या है भैया आपका मिश्र धातु है। पीतल 2 चीजों से मिलकर बनता है भाई, कॉपर से और जस्ता से, ठीक है। पीतल मिश्र धातु है ना, काकर काकर से बनते, तांबा से और जस्ता से मिलकर के बनते। और उपयोग क्या होते, तांबो जस्तल मिलावे तब पीतल बनते। पीतल का उपयोग बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने में और मशीनों के पुर्जे बनाने में, मशीन के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बेटा वो बनाने में इसका उपयोग होते हैं। दूसरा आप लोग को क्या याद रखना भाई, कांसा, कांसा सुनते हो, कांसा जानते हो, तो कांसा कैसे बनता है, तांबा में जब 3 मिला देते अपन तो कांस बन जाता है और उसका उपयोग करते हैं भाई किसके लिए, मूर्ति बनाने के लिए, सिक्के, पदक बनाने में, मतलब मींस जो मेडल्स होते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग करते हैं। फिर थर्ड वन भाई स्टेनलेस स्टील, स्टील कैसे में बनता है, लोहा, क्रोमियम और निकिल, ये 3 चीज को, लोहा, क्रोमियम और निकिल, ये तीनों चीज को मिलाने से क्या बनता है, आपके स्टेनलेस स्टील बनता है। इसका उपयोग किसके लिए होता है, बर्तन बनाने के लिए, रेलिंग के लिए और सजावट सामान में होता है। अभी तक देखो भाई बर्तन तो सभी में लगभग बन रही है, ठीक है। फिर नाइक्रोम, नाइक्रोम को किससे किससे बनता है, निकिल और क्रोमियम, किससे किससे, निकिल और क्रोमियम, यहां से नाइक्रोम बनता है। देखो नाम से में एनाइक्रोम, NIC क्रोम, ये आपको याद रखना नाइक्रोम। अब नाइक्रोम का क्या बनता है भाई, जो अपन हीटर यूज करते हैं ना बच्चों, हीटर और
टोस्टर की कुंडली में, ठीक है। हीटर देखे, हीटर और टोस्टर क्या होती है, टोस्ट बनाने वाली जो मशीन होती है उसकी कुंडली बनाने में, कुंडली मतलब गुच्छा, ठीक है, उसकी गुच्छा बनाने में बच्चों, और विद्युत प्रतिरोध तार के रूप में भी उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो ये याद में रखेंगे, विद्युत तार बनाने में, हीटर और टोस्टर की कुंडली बनाने में ये उपयोग किया जाता है। क्लियर है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से अच्छे से करना ही है। फिर नेक्स्ट वन है, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से करते हैं, उसका नाम व सूत्र लिखना है, ठीक है। देखो एक ही साथ कितने कितने क्वेश्चन को घुसा देते, फिर बोल रहा है उसके निष्कर्षण का वर्णन निम्न बिंदुओं पर करना है भैया। वो क्या क्या है, अयस्क का सांद्रण, रासायनिक समीकरण सहित उसके ऑक्साइड धातुओं का अपचयन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो लोहे का निष्कर्षण, तो भाई लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से करते हैं, तो बेटा आपको याद रखना है लोहे का निष्कर्षण जो है हेमेटाइट अयस्क से करते हैं, और उसका सूत्र क्या हो जाएगा भाई, Fe2O3 होता है, इतना दिमाग में आपको रखना है, Fe2O3 होता है भाई। फिर अयस्क का सांद्रण, तो अयस्क के सांद्रण हेतु गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को प्रयोग में लाते हैं। मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, अब पूरे जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे करेंगे जो मैं अभी पढ़ाया हूं, ठीक है। फिर अयस्क की सांद्रण की विधि लिखने बोला गया है, तो तब पूरा उसके में छाप देना। फिर बोला गया रासायनिक समीकरण सहित ऑक्साइड धातुओं का अपचयन, सिर्फ रासायनिक समीकरण भी बोला जाता है। तो अपचयन क्षेत्र देखो वात्या भट्टी में, बा में देखो रासायनिक समीकरण सहित ऑक्साइड धातु का अपचयन कैसा होता है, अपचयन बस दिया रहेगा तो आप लिखेंगे अपचयन वात्या भट्टी में होता है। देखो में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, वात्या भट्टी में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले उस पर अपचयन क्षेत्र में क्या अभिक्रिया होती है बच्चों, इस चीज को समझो। जो वात्या भट्टी आप देखे वो एक बार बता देता हूँ, वात्या भट्टी आज, और भाई ये वात्या भट्टी है। वात्या भट्टी का बच्चों ये वाली क्षेत्र जब ऊपर में जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है बच्चों, ये ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये होता है आपका अपचयन क्षेत्र, ठीक है। अपचयन क्षेत्र दिखा आपको, तो उसी अपचयन क्षेत्र में क्या क्या होती है, तो अपचयन क्षेत्र का जो तापमान होती है बच्चों, एक चीज याद रखेंगे, 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है भाई। आपको ये याद रखना है कि अपचयन क्षेत्र का तापमान है भाई 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस क्षेत्र में होने वाली अभिक्रिया जो है इस प्रकार है। अभिक्रिया होता कैसे, वहां पर चीजों को समझेंगे। सबसे पहले बच्चों अपन जो कोयला डालते हैं और ऑक्सीजन होता है, कोयला और ऑक्सीजन, कोयला जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। जब कोयला, ये कार्बन है ना सी, और वो कार्बन जब जलना चालू होता है तब वहां पर कॉपर ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड बनता है, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि कार्बन को और ऑक्सीजन का जब क्रिया कराते हैं तब कार्बन के ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रहेगा आप लोगों को, ये ऐसा होता है। उसके बाद बच्चों जो हमारा कार्बन के ऑक्साइड बने रहते हैं, सीओ बने रहते हैं, उसी के साथ अब लोग, कोयला तो गर्म हो गया, कोयला गर्म होने के बाद अपन क्या डालते हैं, लोहे का ऑक्साइड डालते हैं बच्चों। क्या डाल देंगे, इस तरीके से Fe2O3 डाल देंगे, हेमेटाइट के अयस्क को डाल देंगे, ठीक है। Fe2O3 हेमेटाइट के अयस्क को डाल दिए, मतलब हमारा पहले कोयला को गर्म किए, कोयला गर्म हुआ तब वहां पर क्या बन गया, कोयला को गर्म करने पर कॉपर, कार्बन के ऑक्साइड बन गया। कार्बन के ऑक्साइड में फिर हम लोग हेमेटाइट के अयस्क को मिला देंगे, Fe2O3 को। याद रखो जब ये दोनों को करेंगे तब ये कैसा हो जाएगा, Fe3O4 बन जाएगा, और यहीं से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास ये बन गया Fe3O4, तो उसी को लेंगे फिर से अगेन उस पर, अब कोयला तो रहेगा भाई, वो तो गैप नहीं हो जाएगा पूरी तरह, जो हमारा कार्बन के ऑक्साइड रहेगा और Fe3O4 ये दोनों आपस में फिर से जब क्रिया करेगा तब वहां पर आयरन के ऑक्साइड बन जाएगा, FeO बन जाएगा, और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। फिर से जो कोयला जलता रहेगा वो और आयरन के ऑक्साइड FeO है ना, ये दोनों आपस में क्रिया करेगा। तो फिर से जब देखो ये C और ये दोनों O बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनके, तो वहां पर Fe बस बाकी रहेगा, तो वो लोहा बन जाएगा। इस तरीका से काम उस पर होता है। आप सिर्फ इतने इक्वेशन को बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान से लिखना, सिंपल है, बस समझने की आपको जरूरत है। करना कैसे एक बार मैं और बता देता हूं आप लोगों को। क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऐसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करता है तब क्या बनता है, कॉपर, कार्बन का ऑक्साइड बनता है। अब इसी कार्बन के ऑक्साइड में आप क्या डाल देंगे, Fe2O3 डाल देंगे बच्चों। क्या डाल देंगे, Fe2O3 डाल देंगे। जैसे कि यहां पर देखो ये हुआ था, फिर हमने क्या डाल दिया उस पर, Fe2O3 डाल दिए। तब वहां पर होता क्या है ये चीजें समझेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। तब यहां पर Fe3O4 बन जाएगा, और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। अब ये वो तो बचा है भाई, जो जल रहा है ज्वाला वो तो बाकी है। अब इसके साथ क्रिया करेगा, किसके साथ? Fe3O4 के साथ। तब बच्चों अगेन हमारा CO2 बाहर निकल जाएगा और इस बार आयरन के ऑक्साइड बन जाएगा बच्चों, आयरन के ऑक्साइड बन जाएगा। अगेन ये बाकी है, फिर ये आयरन के ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा FeO के साथ। देन यहाँ पर अगेन CO2 बाहर निकल जाएगा बच्चों, CO2 बाहर, तो ये C दोनों O बाहर निकल गया, तो बाकी क्या रहेगा? Fe बाकी रहेगा। और इसी चीज को हमें निकालना था, यही क्या है भाई? हमारा आयरन है बच्चों। इस तरीके से आपको वहां पे करना है। तो मेन इक्वेशन आपका समीकरण बस लिखने बोले, देन आपको वहां तक बच्चों लिखना है। फिर धातुमल क्षेत्र में आप चाहो तो ये धातुमल वाला जो नीचे धातुमल वाला पोर्शन है, वहां की तापमान कितनी होती? 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस होती। इससे पहले का तापमान 400 से 900 के बीच में था। अब की जो नीचे का आ जाएंगे बच्चों, ये नीचे वाले पोर्शन आ जाएंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा दूं। ये नीचे पोर्शन जब आएंगे हम लोग का, ये धातुमल वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है। तब यहां पर भैया आपके 900 से क्या रहेंगे? 1200 तक के टेम्परेचर रहेंगे, ठीक है। फिर तो उस क्षेत्र में देखो, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, वो दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे बच्चों। जो चूना पत्थर अपन उसमें डाले थे, चूना डाले थे, वो कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें बाहर हो जाएगा। फिर अगेन उसका कार्बन के साथ क्रिया करेगा तो ये ऑक्साइड बन जाएगा, और उसी ऑक्साइड का सिलिका ऑक्साइड के साथ, सिलिका के साथ जब करेंगे तो इस तरीके से वो धातुमल के रूप में बाहर निकल जाएगा। आपको ऊपर वाली अच्छे से याद रहना चाहिए और ये डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए बच्चों, ये वाली डायग्राम। देन आप ये हो जाएगा, क्योंकि आपको सांद्रण की विधि, समीकरण पूछेंगे और ये डायग्राम पूछेंगे बच्चों। तीन चीज आप अच्छे से इसमें से याद रख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोल रहे हैं? अयस्क क्या है? 3 ऑक्साइड अयस्कों के नाम व सूत्र लिखना है। तो अयस्क किसे कहते हैं? जिन खनिजों में धातुएं कम लागत व सरलता से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जा सकती। अगर हम किसी खनिज से धातु आसानी से प्राप्त कर सकते तो वो भाई हमारा लिए अयस्क है, ठीक है। 3 ऑक्साइड अयस्क के नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट का उसका सूत्र Fe2O3 याद रख लेना है। मैग्नेटाइट Fe2O4 याद रखना है। हेमेटाइट का Fe2O3, Fe2O4। फिर बॉक्साइड का बच्चों आप लोग को याद रखना है Al2O3 2H2O करके आप लोगों को बच्चों याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट वन है भाई आप लोगों का धातु संक्षारण क्या है? धातु संक्षारण का रासायनिक सिद्धांत लिखकर उसके बचने के लिए 3 उपाय भैया आप लोगों को लिखना है। तो देख लो, व्हाट इज मेटल कोरोजन, इस चीज को आपको बताना है। तो ये देखो, यहां पर धातुओं को जब हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है, धातु को जब मैं हवा में छोड़ दिया भैया, तब वो क्या करता है भाई? नमी की उपस्थिति में धात्विक ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। धातु को मैं खुले में छोड़ दिया, हवा में खुले में छोड़ दिया, मतलब वो ऑक्सीजन की क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना देते हैं, जिससे धातु के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, जिससे उसकी चमक कम हो जाती है। इसको ही संक्षारण कहते हैं। संक्षारण मतलब लोहे में जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। अब धातु संक्षारण का रासायनिक सिद्धांत लिखकर उससे बचने के 3 उपाय। तो भाई आपको संक्षारण देखो, एक इसमें 3 क्वेश्चन है, एक साथ 3 क्वेश्चन है, समझो। सबसे पहले संक्षारण पूछ रहे हैं, फिर धातु संक्षारण का रासायनिक सिद्धांत पूछ रहे हैं, फिर उससे बचने के उपाय भी पूछ रहे हैं। मतलब एक साथ 3-3 चीज पूछ रहे हैं। तो मैं एक चीज तो आपको बता दिया, संक्षारण क्या होती है? धातु को मैं हवा में खुला छोड़ देने से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बना लेते हैं, जिससे उसकी चमक कम हो जाती है, उस पर एक परत लग जाती है। उसी को ही क्या बोला जाता है? उस घटना को ही संक्षारण बोला जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। फिर संक्षारण से बचने के उपाय बच्चों ये हो जाएगा, धातु पर पेंट या ग्रीस लगाना चाहिए। दूसरा, धातु के ऊपर तेल की परत लगाना चाहिए। एक तो पेंट लगा दो, ग्रीस लगा दो, या तेल लगा दो, या दूसरी परत लगा दो बच्चों। एक धातु है तो उस धातु के ऊपर दूसरी धातु को लगवा दो, ठीक है क्या? फिर इसकी धातु की संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत भी पूछे जा सकते हैं कि कैसे इस पर होता है बच्चों। तो देख लो, यहां पर अशुद्ध लोहे की सतह पर इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। जो अशुद्ध लोहे की सतह है वो क्या होती है बच्चों? इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करती है। इसमें शुद्ध लोहा एनोड और अशुद्ध लोहा कैथोड इत्यादि की तरह कार्य करता है, ठीक है बच्चों। एक अशुद्ध लोहा की बात करूं तो वो सेल बन जाता है। एक अशुद्ध लोहा है, वो लोहा क्या बन जाता है? इस सिद्धांत के अनुसार एक रासायनिक सेल बन जाता है भाई, जिसमें जो शुद्ध लोहा होता है भाई वो एनोड का काम करता है, और अशुद्ध लोहा बच्चों कैथोड की काम करते हैं। ये सिंपल से याद रखना। अब कैथोड पर क्या क्या क्रिया होती है उसको देख लो बच्चों। तो कैथोड पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती क्या है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन होती है,
कैथोड पर होती क्या ये चीजें समझते चलो। कैथोड पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होती है वो जल अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं, है ना। देखो कैथोड पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको जल के अणुओं द्वारा ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। ले लेते हैं और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। और क्या बना देते हैं? हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। कैथोड पे क्या काम होता है ये याद हुआ क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को जो जल के अणु होते हैं, जल के अणु ले लिया, उसको लेने के बाद क्या बना देते हैं? हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस आयन बना देता है। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। आप शुद्ध नहीं करोगे तो भी चलेगा, जल का सूत्र लिखना, ऑक्सीजन का और इलेक्ट्रॉन ले लेना, ठीक है। सिंपल सा ऐसा लिखोगे, क्या लिखोगे? H2O, इस पर O2 का, और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सब चीज को लेकर के क्या बनाते हैं? OH बनाते हैं। सिंपल सी ये चीजें याद रखना। बाद में संतुलित करना आता है देन कर लेना, नहीं आता देन ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। अपन कॉन्सेप्ट तो समझा रहे ना। अब नेक्स्ट एनोड पर क्या क्या कार्य होता है इस पर देखो। पहला, इस पर जो Fe और Fe2+ आयन के रूप में विलयन में चला जाता है। मतलब जो हमारा Fe होता है Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे बच्चों? इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे बदल जाएगा, मतलब उसका 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बच्चों, ठीक है। और फिर वही 2 इलेक्ट्रॉन जिसका गुम हुआ है वो H के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? FeOH2 बना देता है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो ऐसा ही क्रिया होगा, बहुत ज्यादा नहीं है। इसी चीज को आपको लिखना है और वही जंग है करके लिख देना है। ये क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक है, सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले, अपने शब्दों में लिखो। जो Fe होता है किस में बदल जाता है? Fe2+ आयन में बदल जाता है। और जो Fe2+ आयन है, क्या लिखेंगे? Fe2+ आयन जो हाइड्रोक्साइड बने थे एनोड पे, सॉरी कैथोड पे, किस पे एक मिनट किस पर बने थे? कैथोड पे बने थे। उसके साथ क्रिया करके क्या बना देते? जंग का निर्माण करते। सिंपल इतना चीजें लिखना है भाई, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। फिर जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 इंटू में XH2O होता है, इंटू H2O, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन से आप लोगों का इस चैप्टर की प्यारे बच्चों वो क्या है? धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है? सबसे ज्यादा क्रियाशील व सबसे कम क्रियाशील धातु का नाम लिखा। बोलोगे छोटा सा क्वेश्चन है भाई, छोटा सा है बट आपको टिका सकते हैं पेपर में, इसलिए है भाई, कर लो भाई। एक चीज और मैं बोलूंगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस को रोका गया है, आप उसको निचोड़ से जरूर कर लेना बच्चों। निचोड़ का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए भाई। निचोड़ से छूटना मतलब आपके डाउट रह सकता है, इसलिए अच्छे से कर लेना। यहां पर भी मैं कोशिश किया निचोड़ से कम क्वेश्चन है, बट निचोड़ से ही उठाया गया क्वेश्चन को। धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है? सबसे ज्यादा क्रियाशील व सबसे कम क्रियाशील धातु का नाम लिखना है बच्चों। तो सक्रियता श्रेणी, धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, धातु को उनके सक्रियता श्रेणी के आधार पर या क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी बनाया गया, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। फिर लिथियम जो है भैया, याद रखना, लिथियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है और जो प्लेटिनियम होती है वो सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। इसकी याद करने की भी ट्रिक होती है, यूट्यूब में सर्च करेंगे देन बहुत सारी वीडियोस रील आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो इसके लिए। क्लियर है बच्चों? फिर नेक्स्ट वन है आगे, निम्नलिखित को समझाना है बच्चों। किसको? अयस्क, खनिज, धातुमल, गालक। ये मेरे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देन इतने आप जरूर करके जाओ। फिर यहां पर बोल रहे अयस्क क्या है, तो अभी पता है भैया, है ना। जब खनिजों से धातु, जिस खनिजों से धातु आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, कम लागत में, कम टाइम में, कम खर्चा में, उसे ही क्या कहते हैं? अपन अयस्क कहते हैं। इसको लिखेंगे हेमेटाइट, बॉक्साइट, इस तरह से एग्जांपल लिख देंगे। फिर खनिज किसको कहते हैं? जो जमीनों से खुदाई किया करके निकाला जाता है, खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसे धातु जिनको खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं। फिर धातुमल किसे कहते हैं? प्रगलन की प्रक्रिया में गालक पदार्थ अशुद्धियों से मिलकर कम गलना करे जो गलनी पदार्थ गालक किसको कहेंगे? प्रगलन की प्रक्रिया में गालक पदार्थ अशुद्धियों से मिलकर कम गलनांक वाले गलनी पदार्थ बनाते हैं, उसे अपन धातुमल कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो। लास्ट आपको याद रखना, गालक वे पदार्थ जो अवयस्क की उपस्थिति में क्या अशुद्धियों को गलाने का काम करते हैं, वो गालक हो जाएगा। फिर अम्लीय गालक और क्षारीय गालक में ये 2 प्रकार की होती है बच्चों, ठीक है। तो इतनी क्वेश्चंस को आपको बहुत दमदार तरीके से कर लेना है, बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, रिवीजन कर लेना है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।